नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने वन्यजीव संरक्षण यानी जंगली जानवरों का जो शिकार हो रहा है, उनकी जातियाँ जो लुप्त हो रही है, उनके कारण हमारी सरकार ने जो योजनाएं लागू की है उसके बारे में हमने देखा। उसमें हमने बाघ परियोजना देखी, हाथी परियोजना, बाद में मगर परियोजना भी देखी। अभी देखेंगे गीध परियोजना कि गीध प्रकृति का सफाई कर्मचारी है। आप सब जानते हैं कि जो पशु होते हैं मर जाते हैं तो एक गीध उसका मांस खाता है और उस तरह वो पृथ्वी को साफ रखता है। तो खाली जगह एमसीक्यू में आपको आप आ सकता है कि प्रकृति का सफाई कर्मचारी खाली जगह है, या एमसीक्यू में तो गीध आएगा। और भारत में गीध की कुल 9 प्रजातियां दिखाई देती है और गीधों की जो संख्या में असाधारण जो कमी हुई है उसके कारण 2004 में ये गीध परियोजना लागू की कि जो आप सोचो कि प्राकृतिक जो संतुलन है कि पशु मर जाते तो उसको उसका मांस खाकर ये गीध पृथ्वी को साफ रखते, पर उसकी जातियाँ अगर लुप्त हो जाएगी तो ये पृथ्वी पर कितनी गंदगी फैल जाएगी। तो संतुलन को हमने ही जो बिगाड़ा है, तो उसके लिए गीध परियोजना लागू की है। अभी आगे हिम तेंदुआ परियोजना, तो वो भी हम जानते कि हिम तेंदुआ तो हिमालय पर ही देखने को मिलता है। वो भी लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर, और उसकी ये प्रजाति जो है वो बर्फ़ में ही रहती है, इसीलिए उसका नाम हिम तेंदुआ, हिम यानी बर्फ़ और उसमें रहने वाला तेंदुआ है। अभी स्थानीय लोगों में हिम तेंदुए के बारे में जानकारी बढ़े और वो लोग भी उसकी सुरक्षा करें, संरक्षण करें, इसके लिए जागरूक हो, उसी उद्देश्य से 2000 में ये हिम तेंदुआ परियोजना प्रारंभ की है। उसके उपरांत कश्मीर में हंगुल परियोजना है, हंगुल नाम के जानवर के लिए। लाल पांडा परियोजना है, मणिपुर में एक विशिष्ट जाति का हिरण पाया जाता है, उसके लिए मणिपुर थामिल परियोजना है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में हमने जो आगे देखा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जो लुप्त हो रही, उसके लिए गंगा डॉल्फिन परियोजना भी कार्य कर रही है। तो ये सारी परियोजना हमने जो वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए देखी। उसके अलावा भी हमारे सरकार ने अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए हैं। अभी तीनों शब्द हमने ऐसे देखे तो तीनों पर्याय लगते कि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय, लेकिन उसमें अंतर है। तो तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे और उनमें से आपको 1 मार्क्स का बड़े क्वेश्चन में भी ये आ सकता है, परिभाषा के रूप में भी आ सकता है, और 1 मार्क्स का तो वो नक्शे में परीक्षा में आता ही है, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में से कोई भी। तो उस हिसाब से आप याद रखना। अभी अभ्यारण्य वैसे तो आप 5वीं से भी पढ़ते आ रहे हैं कि किसे कहते हैं। तो अभ्यारण्य यानी जहाँ पर पशु और पक्षी वो निर्भयपणे वहाँ घूम फिर सके और उसका संवर्धन और संरक्षण हो, उनकी सुरक्षा भी हो और संवर्धन हो। संवर्धन में उसना प्रजनन काल दरमियान उसकी जातियाँ बढ़े, तो वो दोनों चीज़ जिसमें होती है उसको अभ्यारण्य कहते हैं। और वहाँ पशु पक्षी को कोई डर नहीं रहता है, वो मुक्त मन से वहाँ घूम फिर सकते हैं। तो ये तो हुए हम आगे पढ़कर आए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि निश्चित मात्रा में मानव प्रवृत्तियों को अनुमति दी जाती है। अभ्यारण्य ऐसा विस्तार है कि जहाँ निश्चित यानी कम लोगों को जो मानव प्रवृत्ति यानी वहाँ पर पशुओं को चराना है वगैरह प्रवृत्तियाँ हैं, तो वो अनुमति दी जाती है। सत्ताधारी की अनुमति प्राप्त कर पालतू पशुओं को चराने की छूट प्राप्त की जा सकती है। वहाँ के स्थानिक लोग जो है वहाँ पशुओं को चराना चाहते तो वो जो अधिकारी है उनकी परमिशन लेकर ये अभ्यारण्य में पशुओं को चराने के लिए जा सकते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किसी एक विशेष प्रजाति के लिए की जाती है। उसमें बहुत सारे जानवरों की सुरक्षा नहीं होती, कोई एक जानवर की सुरक्षा के लिए ही अभ्यारण्य होते हैं, और अभ्यारण्य की स्थापना राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है। ये अभ्यारण्य राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। तो ऐसे पूरे भारत में हम देखें पेरियार, चंद्रप्रभा, यहाँ पर ये नक्शे में आपको दिख रहा है, केरल में पेरियार, बाद में चंद्रप्रभा भी है। एतुनागरम अभ्यारण्य, एतुनागरम ये रहा तेलंगाना में, इस बार परीक्षा में ये वाला आया था एतुनागरम।
तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से स्टेट में है, क्योंकि नक्शे में वो आपको आता ही है। तो ये देखें हमने अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य की परिभाषा तो आपको मतलब पहले पढ़े तो याद ही होगी। और उसमें मानव प्रवृत्ति को परमिशन से अनुमति दी जाती है, लोग वहाँ घूमने या पशुओं को चराने वैसे जा सकते हैं। अभी देखेंगे यहाँ पर जो राष्ट्रीय अब सॉरी अभ्यारण्य जो है वो एक नक्शे में आपको भर के मुझे बाद में दिखाने हैं। सारे यहाँ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, सब चीज़ उसमें दी। अभी हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान भी, वहाँ पर भी पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए वो आरक्षित विस्तार होता है। तो अभ्यारण्य की तुलना में ये अधिक सुरक्षित क्षेत्र है, क्योंकि हमने देखा अभ्यारण्य में मानव प्रवृत्तियाँ हो सकती है, कोई पशुओं को चराने या घूमने, नौका विहार आदि करने जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का समावेश होता है, यानी एक ही पशु के लिए वो नहीं होता है, पशु पक्षी बहुत सारे जानवरों के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। एक ही एरिया होते हैं, उसमें बहुत सारे पशु पक्षियों की सुरक्षा होती है। यहाँ पर पशुओं को, पालतू पशुओं को चराने पर संपूर्ण प्रतिबंध होता है। वहाँ के स्थानिक लोग पशुओं को चराने नहीं जा सकते राष्ट्रीय उद्यान में। अभ्यारण्य की तरह किसी एक विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं होता है, जो हमने देखा कि एक ही प्रजाति पर नहीं, बहुत सारी जातियाँ उसमें होती हैं, बहुत सारे पशुओं की सुरक्षा में वो होता है। उसकी स्थापना राज्य और केंद्र सरकार के संकलन से होती है, दोनों मिलकर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से वो हम देखेंगे। तो काजीरंगा, कार्बेट, वेलावदर, ये गुजरात में है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है गिर, ये भी गुजरात में है। दचीगांव जम्मू कश्मीर में है। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये राष्ट्रीय उद्यान कोई एक विशेष जाति के लिए ही है, जो आप नवीं में भी पढ़कर आए हैं कि किसका अभ्यारण्य किसके लिए है। जैव आरक्षित क्षेत्र अभी हम देखेंगे। तो इसकी रचना अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार की जाती है, यानी विश्व के अन्य देशों के जैसे मापदंड होते उसके हिसाब से ये जैव आरक्षित क्षेत्र की जो रचना होती है। एक क्षेत्र की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना उद्देश्य होता है। जो भी क्षेत्र को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता तो उसकी जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, वहाँ के जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उन सब का संरक्षण करना उद्देश्य है। सिर्फ पशु पक्षी का ही नहीं, प्राकृतिक जो चीज़ें, नदी, तालाब, झरना या पेड़ वगैरह का भी, और सांस्कृतिक में कोई इमारत हो या कोई भी चीज़ हो तो उसी का भी संरक्षण करने का उद्देश्य है। उस तरह की सभी वनस्पति, जीव जंतु एवं जमीन के उपरांत वहाँ रहने वाले मानव समुदाय की जीवन शैली का भी संरक्षण किया जाए। जो एरिया को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित करते हैं तो वहाँ जो वनस्पति है, वहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं, वहाँ की जो जमीन है और वहाँ जो लोग रहते हैं, उनका भी रक्षण किया जाता है। वहाँ जैव वैविध्य में भी जैव वैविध्य के संदर्भ में संशोधन प्रशिक्षण केंद्रों की विशिष्ट सुविधा खड़ी की जाती है। तो वहाँ से रिलेटिव वनस्पति से, जीव जंतु से, जमीन से रिलेटिव जो नए संशोधन करने होते हैं तो ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों की भी सुविधा की जाती है। इस तरह घोषित क्षेत्रों में तमाम प्रकार की बाहरी मानवीय गतिविधियों पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध है, कि बाहर का, इस एरिया में रहने वाले ही व्यक्ति जा सकते, आ सकते, बाहर की कोई भी व्यक्ति को वहाँ जाने की परमिशन ये जैव आरक्षित क्षेत्र में नहीं है। इस क्षेत्र का औसत क्षेत्रफल जो है वो 5000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा होता है। तो उसमें कौन कौन से जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो हम जानेंगे। तो नीलगिरी है, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार है, सुंदरवन है, पंचमढ़ी आदि महत्वपूर्ण जैव आरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं। और गुजरात में कच्छ के रेगिस्तान में विशिष्ट पारिस्थितिकी के संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 2008 में उसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ पर हम कुल संख्या देखेंगे, जैव आरक्षित क्षेत्र की कितनी है, राष्ट्रीय उद्यान की कितनी है और अभ्यारण्य की कितनी है भारत में और गुजरात में, ये आंकड़े याद रखने हैं। तो पूरे भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र 18 है और गुजरात में एक ही है जो कच्छ में है, अभी 2008 में ही उसको घोषित किया है। बाद में राष्ट्रीय उद्यान देखे, पूरे भारत में 103 है और गुजरात में 4 ही है राष्ट्रीय उद्यान। और अभ्यारण्य देखें तो पूरे भारत में 531 है और गुजरात में 23 है। ये आंकड़े याद रखना, कभी खाली जगह किसी में आ सकते हैं।
तो अभी हम देखें कि विकास की प्रक्रिया अनिवार्य है, तो ये तो हम पहले भी देखे कि हमने अपने विकास के लिए जो विज्ञान टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, मनुष्य ने अपने विकास के लिए यानी जो धंधा उद्योग व्यवसाय नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है, उसके साथ जो विकास करे उसके कारण हमने पर्यावरण में प्रदूषण फैलाया है और दूसरा पेड़ों को काटा है, उसके कारण पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। तो उसके साथ समग्र जीव सृष्टि पर जो दुष्प्रभाव के जो प्रभाव है उसका भी आयोजन के दरमियान ख्याल रहे, यह जरूरी है। यानी सरकार जब भी आयोजन करती है तभी ये ख्याल उनको रखना चाहिए कि मानव जितना विकास करता है इतना ही प्रदूषण फैलाता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो वे पर्यावरण को जो नुकसान हम पहुंचाते हैं उसकी असर जो वनस्पति सृष्टि है, प्राणी सृष्टि है, जीव जंतु वगैरह पर पड़ता है और उनकी जातियाँ लुप्त हो जाती है। तो ये आयोजन के दरमियान ये ख्याल सरकार को भी रखना चाहिए। कोई एक प्रजाति जब संपूर्ण नष्ट हो जाती है या संकटग्रस्त होती है तब भोजन श्रृंखला में होने वाली रुकावट के परिणाम अधिकांश दूरवर्ती होते हैं। यानी कोई भी जाति लुप्त होती है, ये पूरी पोषण कड़ी आप साइंस में भी पढ़े कि जैसे कि तृणाहारी जानवर होते हैं वो घास खाते हैं और उसको मांसाहारी तृणाहारी को मांसाहारी खाते हैं, तो वो पूरी पोषण कड़ी होती है। अभी उनमें से भी कोई भी जाति लुप्त होती है तो जो पूरी आहार श्रृंखला है वो टूट जाती है और जो एक जानवर है उसको उसका भोजन नहीं प्राप्त होता है, तो बाद में भी जो आहार श्रृंखला में भी विक्षेप खड़ा होता है। तो समग्र भोजन श्रृंखला में जो प्रत्येक जीव जंतु की एक निश्चित भूमिका होती है, यदि कोई जीव नष्ट होता है तो समग्र ढांचे पर भारी विक्षेप पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि जैसे कि बिल्ली है तो वो चूहा ही खाती है, पालने में बिल्ली को कुत्ता खाता है, तो इसी तरह पूरी पूरी आहार श्रृंखला है। बाद में हम देखेंगे तृणाहारी के हिरन है तो वो घास खाता है और हिरन को जैसे कि बाघ शेर वगैरह खाते हैं। अगर उनकी जाति लुप्त हो जाती तो जिसका जो खाना है उसको खाना नहीं मिल पाता है। और भोजन श्रृंखला में एक भी सजीव दूर होने से एक भी जाति लुप्त हो जाती है तो लंबे समय में उसके परिणाम स्वरूप समग्र नैसर्गिक तंत्र टूट जाता है। यानी पूरी जो जीव सृष्टि है पशु पंखी की जीव जंतु की उसी वो उसका जो बोले लिंक है वो टूट जाती है। मनुष्य तक ये प्रभाव देर से पहुँचते, मनुष्य पर भी उसकी असर होती है क्योंकि पशु पक्षी भी हमारे जीवन में पूरक ही है, हमारे जीवन से जुड़े हुए ही है, पर उसका प्रभाव हमें उसका असर तुरंत नहीं दिखाई देता है। इससे आज हम अधिक सजग नहीं हुए हैं। जिन पर्यावरणीय संकटों का हम सामना कर रहे हैं आज भी, हम देखें कि प्रदूषण का वैश्विक तापमान है जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं कि वो कितना अधिक बढ़ गया है, तो उसका कारण क्या है? ये सब चीज़ें ही है। वे दशकों पूर्व दिशाए दिखाए गए लापरवाही का परिणाम। अभी आज जो हमें प्रदूषण का वगैरह का सामना करे कि हम देखते कि बारिश देखो पूरे साल में कभी भी होती है, ऐसे नहीं कि बारिश के मौसम में होती। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि पूरे साल बारिश हुई, तो वो प्रकृति का जो अनियमित हो गया तो वो असंतुलन होता है। बाद में हम देखते हैं कि जो गर्मी है हर साल आप सुनते होंगे कि पिछले साल से इस साल बहुत ही गर्मी है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, तो वो भी बढ़ रहा है। बाद में ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी बढ़ रही है। तो ये सब का कारण क्या है? आप कभी न्यूज़ वगैरह देखते हो तो ये सब चीज़ें देखते होगे कि आने वाले भविष्य में क्या होगा कि जो चीज़ें पहले के समय में उससे कुछ अलग ही मतलब ये सब हो रहा है। तो ये सब क्या है? हमारे लापरवाही का परिणाम है कि हमने जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की है उसकी वजह से जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है और दूसरा हमने प्रदूषण फैलाया है, उसके कारण ही ये सारे दुष्परिणाम होते हैं। बाद में अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आ जाती है, तो वो सब उसी के कारण होता है। आने वाले कल को अधिक उज्जवल बनाने के लिए हमें आयोजन पूर्वक विकास करें तो कोई समस्या नहीं आएगी और पर्यावरण के साथ का मैत्रीपूर्ण जो हमारा संबंध है वो रहेगा। यानी कहने का उसका एक ही मतलब है कि हम जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते वो नहीं पहुंचाना, यानी पेड़ों के अंधाधुंध कटाई न करें और पर्यावरण में हवा का प्रदूषण है, आवाज़ का प्रदूषण है या पानी का प्रदूषण है वो प्रदूषण भी न फैलाए, तो ही ये सारी जो जीव सृष्टि है वो बच सकती है। अभी यहाँ जानने योग्य है वो आप पढ़ लेना, उसमें से खाली जगह कुछ आ सकता है। यहाँ पर हमारा ये लेसन पूरा होता है, उसमें से आप MCQs बना लेना और स्वाध्याय भी लिख कर मुझे भेज देना है। ये हेणोत्रा नाम का जो जानवर है वो रेगिस्तानी शुष्क एरिया में यानी रेगिस्तान में होता है क्योंकि वहाँ खारास यानी नमक का प्रमाण अधिक होता है।
तो ऐसे जंगलों में रेगिस्तानी एरिया में दिखाई देता है। तो गुजरात में कच्छ जिले में छोटे बड़ा जो रेगिस्तान है अथवा तो बन्नी तथा नारायण सरोवर है, नारायण सरोवर भी कच्छ में ही आया हुआ है, वहाँ पर ही दिखाई देता है। तो वो सियार से थोड़ा ऊंचा होता है और उसके कान से उसको पहचाना जा सकता है। तो ये आप एक बार देख लेना और स्वाध्याय भी कर लेना। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा पूरा होता है।